हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से आज हम क्लास 9 में साइंस में टिश्यूज में और आगे जानेंगे पादप उत्तकों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पादप उत्तकों के बारे में जानेंगे, विभज्योतक उत्तकों के प्रकार के बारे में जानेंगे तथा स्थायी उत्तक के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जैसा पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, कोशिका का समूह जो संरचना में समान है और एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करता है उत्तक कहलाता है। राइट? अ क्लस्टर ऑफ सेल्स which are similar in structure and work together to perform a particular function is called tissue. तो हम लोग क्योंकि इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, पादप उत्तक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पादप उत्तकों के प्रकार से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यूज। राइट? इसके बाद जो विभज्योतक उत्तक है, ये जीवन भर विभाजित होते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इनके सेल्स में एक क्वालिटी होती है, वो क्या होती है कि इट कैन डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करती रहती है और नई कोशिकाएं बनाती है, नए सेल्स बनाती है। राइट? इसीलिए इनको नाम दिया गया है विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक अपनी स्थिति के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन फिर 3 टाइप्स का होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, जो कि हमें रूट टिप और शूट टिप पर मिलता है। देन पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टम, जो कि तने और जड़ के साइड्स में होता है। राइट? और तीसरा है अंतर्वृष्टि विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि नोड्स के पास मिलता है। विभज्योतक उत्तक से कंटिन्यूसली नई कोशिकाएं बनाता है ना। क्यों बनाता है? क्योंकि उनके द्वारा जो बनी कोशिकाएं हैं, वो विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट आकार ले लेती है और अपनी विभाजन क्षमता खो देती है, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। Cells of meristematic tissue take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. जो विभज्योतक उत्तक द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं, वो उनमें डिफरेंशिएशन होता है। राइट? विभेदीकरण होता है, जिससे स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। तो चलिए इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। स्थायी उत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, वो है सरल स्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी उत्तक ये फिर 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम एक एक करके इन उत्तकों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके गुणों को समझते हैं। पैरेन्काइमा ये सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक होता है। यह पतली कोशिका भीति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। राइट? यहाँ पे जीवित पे इतना स्ट्रेस इसलिए दिया गया है क्योंकि प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यूज यानी कि मृत उत्तक भी पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से उत्तक जो है वो जीवित है और कौन से उत्तक मृत है। इस उत्तक की कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, मीन्स इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। जो अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान है उसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं। जो पैरेन्काइमा है वो कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे कई परतों में। इसके मुख्य कार्य क्या है? भोजन का भंडारण। प्लांट के अंदर जो फूड बनता है उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? मेनली किस उत्तक में होता है? वो है पैरेन्काइमा। का मुख्य कार्य है भोजन का भंडारण यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अलावा इसमें कई मॉडिफिकेशंस भी देखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ पादपों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस
करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम पूरा करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, क्लोरेन कायमा। ये जो जलीय पादप होते हैं यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनके पैरेन्काइमा के बीच में बड़ी बड़ी हवा की गुहिकाएं आ जाती हैं, मतलब एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, तो उनमें हवा फंसे रहती है, जिसके कारण वो प्लांट लाइट हो जाता है और पानी के ऊपर तैरता है। तो इस प्रकार के पैरेन्काइमा को कहते हैं एरेन्काइमा। क्या कहते हैं इन्हें, एरेन्काइमा। रीजन, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश है उसमें एयर कैविटीज बन जाती हैं, जहाँ पे हवा प्रेजेंट होने के कारण वो प्लांट जो है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता है। सो यहाँ पे हमने पैरेन्काइमा में देखा कि पैरेन्काइमा के मुख्य 3 काम। सबसे पहला जरूरी काम जो उसका है वो क्या है, भोजन का भंडारण। फिर इसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर 2 मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है, एक तो है क्लोरेन्काइमा, राइट, और इसके अलावा दूसरा है एरेन्काइमा। सो अब नेक्स्ट सरल स्थायी उत्तक को हम जानेंगे, वो है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा ये उत्तक पौधों के भागों को लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है, ये प्लांट के पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे ये पौधे के भागों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, ये उन्हें लचीला बनाता है और उन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, जिससे वो आसानी से टूटते नहीं है। फिर ये उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णावृत्त में पाया जाता है। इसकी संरचना को अगर हम ध्यान से देखें तो इस उत्तक की जो यहाँ पे आपके सामने कॉलेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो टीएस में है, ट्रांसवर्स सेक्शन में है, ठीक है ना। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, तथा कोशिकाओं के बीच में अवकाश, कौन सा अवकाश, अंतर कोशिकीय अवकाश यानी कि इंटर सेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक। सो अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरेन्काइमा से कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन निकलेगा, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं की भित्ति पतली थी, राइट, जीवित कोशिकाएं थी, और साथ में उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित थे, और यही जो आपके कॉलेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, जीवित है, लंबी है, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी है, और कॉलेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम है। स्क्लेरेन्काइमा, यह उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, यह लंबी और पतली होती है, मतलब इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, लंबी, पतली और मृत कोशिकाएं होती है। अब अगर हम इन तीनों टिश्यूज को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पैरेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, राइट, कॉलेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, पर जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं क्या है, मृत होती है। कैसी, लंबी, पतली और मृत होती है। बट ये डेड क्यों हो गई, मृत क्यों हो गई, क्योंकि इस उत्तक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर मीन सेल वॉल पर लिग्निन की एक मोटी परत चढ़ जाती है। लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जिसके कारण कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है और धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब डेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेड सेल बन जाता है यानी कि मृत कोशिका बन जाती है। यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तियों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होते हैं। ये तो हमने जाना सरल स्थायी उत्तकों के बारे में, पर जिस प्रकार, और ये उत्तक कहाँ उपस्थित है, ये पादप के अंदर उपस्थित है। तो क्या जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन की लेयर है, राइट, हमारी बॉडी पे स्किन की लेयर है जो कि हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, आंतरिक अंगों को जो है बचाती है बाहरी पर्यावरण से, राइट, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों के अटैक से भी। तो क्या प्लांट्स के अंदर भी कोई ऐसी लेयर प्रेजेंट है
जी हाँ, प्लांट्स में भी एक ऐसी लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे बाहरी परत बनी हुई है ये कौन सी है, एपिडर्मिस, और ये एक परत की बनी होती है। पर कुछ पौधों में जो कि शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं, यानी कि एरिड एरियाज, या आप कह लीजिए जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसी जगह पे जो प्लांट्स मिलते हैं उनमें एपिडर्मिस की परत मोटी होती है, थिक होती है, जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल वाष्प के रूप में पौधे के भागों से जो जल की हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन। तो जो हॉट और ड्राई एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, एक से ज्यादा परतों की बनी होती है, और इसी ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी कि ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर लॉस ना हो। इसके अलावा ये अपनी बाहरी तरफ एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत भी बनाती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। अगर आप कभी भी लीफ को टच करो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही वैक्सी सब्सटेंस की लेयर होती है। वो किस के द्वारा बनाई जाती है? एपिडर्मिस के द्वारा, और उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो प्लांट टू प्लांट क्यूटिकल की थिकनेस जो है वो वेरी करती है। इनका काम क्या है? ये जल की हानि को रोकती है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, यांत्रिक आघात से बचाव करती है। इसके अलावा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, मतलब कि पैरासाइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं। सो ये 3 मेजर फंक्शंस है एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं होता है, ये कोशिकाएं चपटी होती है तथा इसकी बाहरी और पार्श्व भित्तियां उनके आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी अवकाश नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। तो मतलब इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती। क्या आप इसका रीजन सोच सकते हो? यस, इसका रीजन ये है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है प्लांट बॉडी पे, राइट? प्लांट बॉडी पे एक सुरक्षा कवच बना रही है, तो उस कवच में अगर छेद होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत इजीली, या पैरासाइट्स जो है बहुत इजीली प्लांट के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसीलिए एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बीच में कोई अवकाश नहीं होता, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है। ये कोशिकाएं चपटी होती हैं, ये कोशिकाएं फ्लैट होती हैं, और इसकी बाहरी और पार्श्व भित्तियां मीन्स जो आउटर वॉल्स है और जो साइड की वॉल्स है, लेटरल वॉल्स है, इनकी जो सेल वॉल होती है ये इंटरनल वॉल्स की अपेक्षा कंपैरिजन में बहुत थिक होती है, मोटी होती है। इसके बाद जो ये हमारी एपिडर्मिस है इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है, राइट? इन्हें हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। आपने रंध्र के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, रंध्र जो है ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि ये पौधे में गैसों का आदान प्रदान करते हैं जिससे पौधे भी सांस ले पाते हैं। और ये रंध्र जो है इनके आसपास 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो जैसे यहाँ पे स्लाइड के व्यू में आप देख सकते हैं ये एक रंध्र कोशिका है और इसके आसपास ये एपिडर्मल सेल्स हैं। रंध्र की संरचना को एक बार देखते हैं। जो ये रंध्र है यानी कि स्टोमेटा है, इसके आसपास 2 राजमा के आकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें गार्ड सेल्स या द्वारक या द्वार कोशिका कहते हैं। और ये जो द्वारक कोशिकाएं हैं ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है, मतलब कि ये उसको खोलने और बंद करने का कार्य करती है। स्टोमेटा के जो मुख्य कार्य है वो क्या है? गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और वो ये है, आपको क्या लगता है कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटास लीव्स के ऊपर ज्यादा प्रेजेंट होते होंगे या कम? इसके अलावा जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जो ये जड़ों का एपिडर्मिस है इसमें से छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रवर्ध निकल रहे हैं, राइट? इन्हें क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स।
क्या कहते हैं इन्हें हम? रूट हेयर्स। ये जड़ का कुल अवशोषक सतह बढ़ा देते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या किया, ये जो रूट का इन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिससे कि वो और ज्यादा जल को और खनिज लवणों को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इस तरीके से जो ये रूट हेयर्स है, एपिडर्मिस से निकलते हुए जो रूट हेयर्स हैं, ये रूट के टोटल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे वो ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, यानी कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हॉट और ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं, तो उनका एपिडर्मिस पहले कैसा होता है? थिक होता है, मोटा होता है। उसके ऊपर, उनके एपिडर्मिस के ऊपर एक और मोमी पदार्थ की परत होती है, जिसे क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटीन। और उसकी मोटी परत चढ़ी होती है। इसका पर्पस क्या होता है? इस लेयर का पर्पस है वाष्पोत्सर्जन को रोकना। मतलब कि इस लेयर का पर्पस है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकना, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। सो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, उनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटीन की एक बहुत थिक लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो यहाँ तक हमने जाना एपिडर्मिस के कार्यों के बारे में। एक नए प्लांट और एक पुराने ट्री के अगर हम स्टेम्स को कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि उनके एपिडर्मिस में बहुत डिफरेंस होता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? जैसे पादप की आयु बढ़ने लगती है, उनकी बाहरी सुरक्षा परत यानी कि एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जो द्वितीय विभज्योतक उत्तक होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यूज, जिनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कैम्बियम, जो कि हमारे संवहन मंडल में पाया जाता है। ये कैम्बियम जो है एक रिंग बना लेता है, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये रिंग जो है फिर अंदर और बाहर की तरफ नई कोशिकाएं बनाती है। आपको याद है कैम्बियम किस प्रकार का विभज्योतक उत्तक था? तो ये जो द्वितीय विभज्योतक उत्तक यानी कि कैम्बियम है, ये एक पट्टी होती है कॉर्टेक्स में। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स है। इसके अंदर ये एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये नई कोशिकाएं बनाता है, जो कि लेटर ऑन डेवलप हो जाती है कॉर्क के फॉर्म में, जो कि हमें बाहर छाल के रूप में दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेड़ की छाल का चित्र है, राइट। तो ये कॉर्क जो है उस वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण बनती है। कार्क यानी छाल कोशिकाएं मृत होती हैं, मतलब इसके जो सेल्स हैं दे आर डेड। ये बिना अंतर कोशिकीय अवकाशों के व्यवस्थित होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी भीति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, ठीक। ये जो सुब्रिन है ये छालों को हवा, छाल मीन्स कॉर्क को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाती है। मीन्स लेयर ऑफ सुब्रिन मेक्स द कॉर्क लेयर इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर, राइट। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छाल की कोशिकाएं हैं, इनके बीच में कोई, ये मृत कोशिकाएं हैं, इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं है। और तो यहाँ तक थे हमारे सरल स्थायी उत्तक और एपिडर्मिस, राइट। अब आगे हम जानेंगे जटिल स्थायी उत्तकों के बारे में। तो जटिल स्थायी उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। इन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं संवहन उत्तक या संवहन बंडल, वस्कुलर टिश्यू, राइट। वस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं ये हम आगे जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे व्यवस्थित है। अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, मतलब कि आपने गोलाई में स्टेम को काटा है, तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम स्टेम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जाइलम जो है ये 4 घटकों से मिलकर बनता है। पहला है जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वाहिका यानी कि वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। तो जो जाइलम जटिल स्थायी उत्तक है ये किन से बना है? ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिनके नाम हम एक बार फिर देख लेते हैं। जाइलम ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, राइट। अब ये इनका काम क्या होता है?
ये कलेक्टिवली मतलब ये आपस में मिलकर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देखो जो जाइलम है ना, इसका मेन काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल और खनिज लवणों का परिवहन। ट्रैकीड और वाहिका की अगर हम बात करें तो जो ट्रैकीड है वाहिका है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनका जो सेल वॉल है वो थिक होता है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं। तो ये देखिए ये दूसरे टाइप की मृत कोशिकाएं आ गई, राइट। पहले हमने कौन से पादप उत्तक देखे थे जो मृत थे, राइट, वो थे स्क्लेरेन्काइमा। तो ये दूसरे हैं कौन से, तो इसी तरीके से ट्रैकीड और वाहिका भी जो है वो मृत कोशिकाएं होती है, इनकी सेल वॉल थिक होती है, इनकी संरचना नलीकार होती है, मतलब ट्यूब जैसी होती है, जिससे कि ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो वाटर कहाँ से ऑब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। तो रूट से वाटर और मिनरल्स को जाइलम लेते हैं और उन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद है जाइलम रेशे। ये जाइलम ऊतक को सहारा देने का कार्य करते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो भोजन का भंडारण करते हैं। तो जाइलम के इन 4 कंपोनेंट्स को और इनके कार्यों को एक बार फिर समझ लेते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे, जिसमें कि जाइलम ट्रैकीड और वाहिका जो है वो वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब के पानी और खनिज लवणों का वहन करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर, ठीक है ना। जड़ों से वो पानी और को लेते हैं और पादप के सभी भागों तक ऊपर की ओर, ऊपर दिशा में पहुंचाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, ये भोजन का भंडारण करते हैं, राइट। और जो जाइलम रेशे हैं वो क्या करते हैं, ये जो है जाइलम ऊतक को सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, क्या आप इन 4 कंपोनेंट्स में से बता सकते हैं कि कौन से सेल्स डेड हैं, मृत हैं, और कौन से लिविंग? फिर है फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अभी हमने जाइलम में देखा कि उसमें कितनी प्रकार की कोशिकाएं थी, 4 प्रकार की, राइट। और फ्लोएम में 5 प्रकार की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ cells present in phloem tissue. चालनी नलिका कोशिका, sieve cells, चालनी नलिका, sieve tubes, साथी कोशिका, companion cells, और phloem parenchyma, और इसके साथ phloem रेशे या phloem fibers। तो ये है phloem के 5 components, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, phloem parenchyma और phloem रेशे, जिसमें चालनी नलिका छिद्रित भीति वाली तथा नलिकार कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि इनका आकार कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, और इनकी जो एंड वॉल्स होती है ना, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इनकी जो एंड वॉल्स है वो कैसी है, वो छिद्रित है, उनमें छेद होते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पादपों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में, है ना। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है। तो जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं, वो पत्तियों से भोजन को लेते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या है, वो है भोजन का स्थानांतरण करना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो जो हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे अभी फ्लोएम के, कौन कौन से, चालनी नलिका, चालनी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, उनमें से सिर्फ फ्लोएम रेशे हैं जो कि डेड होते हैं, मृत होते हैं। बाकी चारों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाएं हैं। पर यहाँ पे एक चीज जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हमने देखा कि जो स्थायी उत्तक थे, परमानेंट टिश्यूज थे, हमने उन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, राइट। कौन से थे वो 2 टाइप्स, वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पर ऐसा क्यों, हमने
स्थायी उत्तकों को दो कैटेगरी ग्रुप्स में क्यों बांटा? उसका रीजन है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी उत्तक होते हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हमने देखा कि ये उत्तक जो थे एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह थे। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो जाइलम और फ्लोएम यानी कि जटिल स्थायी उत्तक थे, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, राइट। जाइलम के कितने कंपोनेंट्स है और फ्लोएम के, जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जटिल स्थायी उत्तक जो है वो 4 या 5 प्रकार की कोशिकाओं का समूह थे, और ये कोशिकाओं का समूह जो था मिलकर एक इकाई की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह एक स्पेसिफिक कार्य को कर रहा था। जैसे जाइलम का उदाहरण ले लें तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। कौन से? जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स यानी कि जाइलम रेशे। ये चारों मिलकर क्या काम कर रहे थे? ये चारों मिलकर खनिज लवण और जल का वहन का कार्य कर रहे हैं पौधे में, राइट। इसी तरीके से अगर फ्लोएम की बात करें तो वो 5 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, और ये 5 के 5 कंपोनेंट्स मिलकर क्या काम कर रहे हैं? भोजन का स्थानांतरण कर रहे हैं। सरल स्थायी उत्तक क्या है? ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं, और जो जटिल स्थायी उत्तक है ये क्या है? ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो आई होप सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के बीच का अंतर अब आपको क्लियर होगा। चलिए क्विज, तो हम एक बार चलिए अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पादप उत्तक जो है वो मुख्य 2 प्रकार के हैं, विभज्य उत्तक और स्थायी उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। इसके बाद विभज्य उत्तक हमने पढ़े थे, ये फिर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम, अंतर्वृष्टि विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टम, राइट। और आपको याद होगा कि विभज्योतकों को हमने किन बेसिस पे 3 टाइप्स में बांटा था। फिर स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू, ये फिर 2 टाइप्स के थे, सरल स्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सरल स्थायी उत्तक थे दे वर अगेन ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स क्या है? वो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देन कम्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में हमने जाना था, ये एक कोशिकाओं की एक परत बनी होती है पादप के बाहरी तरफ, जो कि एक सुरक्षा कवच का काम करती है और पादपों की रक्षा करती है परजीवियों से, कवक से, जल की हानि को रोकती है और यांत्रिक आघात से भी पादपों को, पौधों को बचाती है। और शुष्क स्थानों में मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस मोटी होती है ताकि उनमें जल की हानि को रोका जा सके। फिर हमने पढ़े थे जटिल स्थायी उत्तक, राइट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जो कि 2 टाइप्स के थे, जाइलम और फ्लोएम। नाउ क्विज टाइम। प्रश्न नंबर 1, पादपों को लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है? Which tissue provides flexibility to plants? Options: स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो है वो पादपों को लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रश्न नंबर 2, किस पदार्थ की परत से कॉर्क हवा तथा पानी के लिए अभेद्य बनता है? लेयर ऑफ विच सब्सटेंस मेक्स कॉर्क इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर? आपके ऑप्शंस हैं लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिकल, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सही उत्तर है सुबेरिन। सुबेरिन की परत से ही जो कॉर्क है इट बिकम्स इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। प्रश्न नंबर 3, चालनी नलिका और साथी कोशिका किसके संगठक हैं? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर पार्ट्स ऑफ विच टिश्यू? किस टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं ये? ऑप्शंस है पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, कोलेन्काइमा। राइट आंसर इज
फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक, मतलब कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये पादप को कठोरता प्रदान करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। कोशिकाओं पर लिग्निन की मोटी परत होती है, इसके जो सेल्स होते हैं उनपे सेल वॉल पे लिग्निन की थिक लेयर होती है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, सेल्स आर डेड। और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, तो ऑफ दीज सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है ये पादप को कठोरता प्रदान करता है, इसकी कोशिकाओं पर लिग्निन की एक मोटी परत होती है और इसकी कोशिकाएं मृत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरेनकाइमा किसका प्रकार है। क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ ऑप्शंस स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। राइट आंसर इज पैरेनकाइमा। सो इसके साथ हमारा आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।